बना बनाया नहीं मिलता है, जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता है। जिसने जैसा रास्ता बनाया उसे वैसी मंजिल मिली है, जिसने जैसा रास्ता बनाया है उससे वैसी मंजिल मिली है। हेलो गाइस, मैं प्रदीप नागर आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल बायो मंत्र में। गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी की हिस्ट्री की। इसके अंदर इस बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट हमारे पास आते हैं जिनका योगदान बहुत ज्यादा इसके अंदर रहता है, तो उन सभी की आज हम जो है यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। गाइस, इसके पहले हमने जो है 2 वीडियो प्रोवाइड की है आप लोगों को, जिसमें हमने उसके इंट्रोडक्शन की बात की है, उसके प्राचीन काल की बात की है कि किस तरीके से आपका बायोटेक्नोलॉजी प्राचीन काल में था और भारत के अंदर किस तरीके से इसका आवागमन हुआ। तो वो सारी की सारी जो है उन वीडियोस के अंदर मैंने बताया है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, तो आप वहां से जो है उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास में आता है जाइमोटेक्नोलॉजी। जाइमोटेक्नोलॉजी, सर ये तो क्या बात हुई, आपने स्टार्टिंग ही जाइमोटेक्नोलॉजी की है? नहीं भाई, बहुत अच्छी बात है। देखिए, चलिए सुनिए, बात करते हैं जाइमोटेक्नोलॉजी की। जाइमोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि प्राचीन काल में आपके जैव प्रौद्योगिकी को या फिर हम कह सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी को जाइमोटेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता था। अब क्यों जाना जाता था? देखिए, यहाँ पे प्राचीन काल में इस बायोटेक्नोलॉजी के अंदर या जाइमोटेक्नोलॉजी के अंदर एंजाइम्स का यूज होता था। किसका यूज होता था? जो एंजाइम्स होते हैं उनका यूज होता था। और जो एंजाइम यूज किए जाते थे ये आपके दारू बनाने में, बिल्कुल सही सुना है आपने, शराब बनाने में। ठीक है, तो शराब बनाने के लिए इन एंजाइमों का यूज किया जाता था। और उस टाइम से जो है आपकी बायोटेक्नोलॉजी का धीरे धीरे इंडिया के अंदर आवागमन हुआ और धीरे धीरे इसकी जो है कुछ शोध संस्थाएं बनी। वो सभी हमने पिछले वीडियोस के अंदर डिस्कस कर लिया है। मुख्य मुख्य जितनी भी संस्थाएं हैं उन सभी की हमने बात की है बारी बारी से, तो जरूर देखना भूलिएगा मत आप। देखिए, आगे बात करते हैं हम। तो सबसे ज्यादा फोकस जो है जाइमोटेक्नोलॉजी का शराब बनाने के ऊपर था। जितने भी माइक्रोब्स होते थे उन सभी का उपयोग यहाँ पर शराब बनाने पर ही इनका मेन फोकस रहा करता था। लेकिन धीरे धीरे इसके अंदर उन्नति हुई और आगे अनेक प्रकार के जो है यहाँ पे डिजीज वगैरह है, तो उन सभी का जो शोध संस्थाएं यहाँ पे रही है और उनका अच्छी तरीके से निदान और ट्रीटमेंट यहाँ से किया जा रहा है बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। लिवेनहोक की बात करें तो लिवेनहोक ने सबसे पहले क्या किया कि दर्पण को पत्थर पर धीरे धीरे घिसकर उसको एक संश्लेषित लेंस में कन्वर्ट किया और उसी लेंस को इन्होंने माइक्रोस्कोप कहा। क्या कहा? माइक्रोस्कोप कहा। और इसी माइक्रोस्कोप से इन्होंने ईस्ट सेल का अध्ययन किया, ईस्ट सेल की स्टडी की। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? माइक्रोस्कोप से ईस्ट सेल का स्टडी किसने किया? तो लिवेनहोक ने किया है। कब किया है? तो 1680 के अंदर किया है। थर्ड नंबर पे बात करते हैं लुईस पाश्चर की। लुईस पाश्चर ने देखो कुछ माइक्रोब्स को इन्होंने क्या किया, कुछ माइक्रोब्स को इन्होंने लैक्टिक एसिड के किण्वन को बताया है। ठीक है, माइक्रोब्स का यूज लैक्टिक एसिड के किण्वन में किया है। तो ये चीज जो है आपकी लुईस पाश्चर ने क्या काम किया है देख लीजिए, ढंग से समझते हैं इस चीज को। इनके पास में माइक्रोस्कोप इन्होंने लिए और इसका यूज लैक्टिक एसिड के किण्वन में किया इन्होंने। ठीक है, तो सही तरीके से जो किण्वन की या फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है उसको आपके लुईस पाश्चर ने बताया है। कब? 1680 के अंदर। सर्वप्रथम मैं यहाँ से आप को बोल सकता हूँ जर्मनी एंड फ्रांस। अब देखिए सर कि जर्मनी एंड फ्रांस का क्या रोल है बायोटेक्नोलॉजी के, देखते हैं। जर्मनी और फ्रांस ने जो है 19th सेंचुरी के अंतर्गत, अगर हम अंत में देखें 19th सेंचुरी के अंत में बात करते हैं, तो इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे जर्मनी और फ्रांस के जो वैज्ञानिक थे इन्होंने सीवेज प्यूरिफिकेशन के लिए इन्होंने क्या किया, माइक्रोब्स का क्या किया, यूज किया। ठीक है, तो जर्मनी और फ्रांस के वैज्ञानिकों ने क्या किया, सीवेज जो हमारी
घर की नालियों से, गंदी नालियों से जो मल मूत्र वगैरह होता है, तो उनका प्यूरिफिकेशन करने के लिए जर्मनी और फ्रांस के कुछ साइंटिस्टों ने इस प्यूरिफिकेशन के लिए माइक्रोस्कोप का यूज किया। कब किया? तो 19वीं सेंचुरी के अंतर्गत, ठीक है, 19वीं शताब्दी के अंत में, ठीक है, इन्होंने ये काम किया है। और साथ ही साथ इन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे तैयार किए हैं, जैसे कि आप कह सकते हो एसीटोन हो गया, आपके पास में ब्यूटेनॉल हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, साइट्रिक एसिड हो गया, और पेनिसिलिन हो गया, पेनिसिलिन। तो इन सभी प्रोडक्ट्स का जो है यहाँ पे इन वैज्ञानिकों ने आपके जो प्रोडक्शन किया है इनका। आगे बात करते हैं 5वें नंबर पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब देखिए यहाँ से इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की है। किसने की है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है पेनिसिलिन की खोज। और कब की है? 1928 में की है ये, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे कि जो पेनिसिलिन है इसका यूज जीवाणुओं को मारने के लिए किया जाता है, या हम कह सकते हैं पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है, जीवाणु नाशक है, ठीक है, जीवाणु को मारने का काम करती है, जीवाणु नाशक है ये। तो देखते हैं यहाँ पे एक ऐसा अपवाद स्वरूप हमारे पास में बैक्टीरिया आता है। अपवाद स्वरूप हमारे पास में एक बैक्टीरिया आता है जिसका नाम है सुपरबग एक बैक्टीरिया है जिस पर आपके पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का किसी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो चलिए आगे बात करते हैं 6 नंबर पे। एडोल्फ मेयर ने क्या किया 1983 के अंदर, 1993 के अंदर एडोल्फ मेयर ने क्या किया? तो देखते हैं यहाँ पे, आपको ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि मॉडिफाई, जेनेटिकली मॉडिफाई जो ऑर्गेनिज्म है या टोबैको है, हम बात करते हैं यहाँ पे टोबैको की, जेनेटिकली मॉडिफाइड टोबैको है। इस टोबैको में जीवाणु का, ठीक है, किसका? बैक्टीरिया का, जीवाणु का क्या किया? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन को इन्होंने क्या किया? इस बैक्टीरिया टोबैको के अंदर ट्रांसफर कर दिया, जीन ट्रांसफर कर दिया। कब किया? पहली बार। देखिए एडोल्फ मेयर ने 1983 के अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड टोबैको में जीवाणु का एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट क्या किया? पहली बार इस एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीवाणु का ट्रांसफर कर दिया इसके अंतर्गत, ताकि क्या हो? देखो, ताकि क्या हो कि टोबैको के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी जीवाणु वहां पे कोई भी रोग उत्पन्न नहीं कर सके। अगर यहां से बात करें हम टोबैको मोज़ेक वायरस की, तो सबसे पहले खोज जो है टोबैको मोज़ेक वायरस की की है लीवेनहॉक ने, ठीक है, किसने की है? लीवेनहॉक ने की है आपकी खोज। तो अगर हम यहां से देखें कि जो टोबैको मोज़ेक वायरस है इसकी खोज किसने की है, तो मैं शॉर्टकट में लिखता हूं आपके पास में, टोबैको मोज़ेक वायरस की बात करता हूं तो इसकी खोज की है इवेनोस्की ने। इवेनोस्की जो साइंटिस्ट है इन्होंने खोज की है इसकी टोबैको मोज़ेक वायरस की। बात करते हैं केरी मुलिस की। केरी मुलिस ने क्या वर्क किया? यहाँ पे देखो पीसीआर टेक्निक जो होती है 1983 के अंदर इन्होंने पीसीआर टेक्निक की खोज की है, डिस्कवर किया है पीसीआर टेक्निक को। पीसीआर टेक्निक क्या काम करती है? देखिए ध्यान से सुनिएगा। पीसीआर टेक्निक आपके जो आपके डीएनए खंड होते हैं उनकी कॉपीज बनाने के लिए, ठीक है, उनकी कॉपीज बनाने के लिए, ज्यादा मात्रा में उनका प्रोडक्शन करने के लिए पीसीआर टेक्निक को काम में लिया जाता है। और इसकी फुल फॉर्म अगर हम देखें तो पी का मतलब जाता है पॉलीमरेज, सी का मतलब चेन और आर का मतलब जाता है रिएक्शन। तो रिएक्शन में चलती है ये, ठीक है। तो काफी सारे आप जो है इसकी प्रोसेस को करवा के या इसका साइकिल करवा के आप अनेक प्रकार की जो है कॉपीज जो प्राप्त कर सकते हैं, अनेक लाखों करोड़ों की संख्या में। आगे बात करते हैं सेल्समैन एंड वाक्समैन ने 1942 में क्या किया? कौन सा कारनामा इन्होंने जो है किया है? तो देखते हैं यहां से कौन सा कारनामा इन्होंने किया है। तो एंटीबायोटिक जो शब्द है, एंटीबायोटिक प्रतिजैविक जो शब्द है ये दिया है आपके सेल्समैन और वाक्समैन ने सन 1942 के अंतर्गत। आगे बात करते हैं लुईस पास्चर एंड रॉबर्ट कोच की, जिन्होंने 1877 के अंदर इसी एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक एंटीबायोटिक का वर्णन किया है इन्होंने, ठीक है। सही तरीके से जो वर्णन किया है वो किसने किया है? लुईस पास्चर और रॉबर्ट कोच ने किया है सन 1877 के अंदर। आगे बात करते हैं पोलबर्ग का क्या रोल है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। 1972 में इन्होंने क्या ऐसा कारनामा किया है? तो देखते हैं फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इन्होंने खोजा है। फर्स्ट
रिकॉम्बिनेंट डीएनए की इन्होंने खोज की है, जो कि पात्रे टेक्निक के द्वारा की है, पात्रे तकनीक के द्वारा या इसको हम कह सकते हैं इन विट्रो टेक्निक के द्वारा जो है फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए को खोजा है किन्होंने, आपके पॉल वर्गने सन 1972 के अंदर, 1972 के अंदर। स्टेनले कोहन या फिर हर्बर्ट बोयर की बात करें तो इन्होंने जो है पहला सफल रिकॉम्बिनेंट डीएनए जीव या ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, पहला सफल रिकॉम्बिनेंट जीव को बनाया है इन्होंने या खोज की है इन्होंने, किसने, स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने। ध्यान रखिएगा बात पे। आगे बात करते हैं, वार्नर और अर्बर ने 1960 में ऐसा कौन सा कारनामा किया है, तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जो खोज की है वो की है वार्नर अर्बर ने सन 1960 के अंदर। और इस एंजाइम का नाम क्या है आपके, हिंड सेकंड। क्या नाम है, हिंड सेकंड इसका नाम है। और देखते हैं यहाँ पे कि हिंड सेकंड जो है किस बैक्टीरिया से यहाँ पे अलग किया गया है, तो ये किया है आपके हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी बैक्टीरिया के द्वारा इस हिंड सेकंड को अलग किया गया था, जो कि फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसका नाम है। तो इसकी खोज किसने की है, वार्नर और अर्बर ने की है। आगे बात करते हैं मार्टिन और गेलर्ट की। मार्टिन गेलर्ट ने क्या किया है 1967 के अंदर, तो एक एंजाइम आपके पास में काम आता है जिसका नाम है डीएनए लाइगेज एंजाइम। अब देखते हैं इनके वर्क क्या है, जो डीएनए लाइगेज एंजाइम है और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इनका काम क्या है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपको ध्यान रखना है कि डीएनए के जो खंड होते हैं, एक विशिष्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक विशिष्ट रिकॉग्निशन साइट पर ही क्या करता है, कट मार्क करता है। और यहाँ पे अगर हम लाइगेज की बात करें तो लाइगेज एंजाइम जो हमने यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा खंडों को काटा है, डीएनए सेगमेंट को काटा है, कट किया है, उन्हीं सेगमेंट को जोड़ने का काम कौन करता है, डीएनए लाइगेज एंजाइम जो है काम करता है। यहाँ पे आगे हम बात करते हैं कि रिकॉम्बिनेंट टेक्निक आती है। रिकॉम्बिनेंट टेक्निक की हम यहाँ पे बात कर रहे थे, तो रिकॉम्बिनेंट टेक्निक में एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि रिकॉम्बिनेंट टेक्निक क्या होती है। जैसे सपोज करो आपने कोई भी एक आपने क्या लिया है, ऑर्गेनिज्म लिया है। यहाँ पे समझिएगा इसको, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसकी बात कर रहे हैं हम। तो कोई भी हमने ऑर्गेनिज्म लिया और इसी ऑर्गेनिज्म का हमने क्या कर दिया कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए खोज लिया, ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को हमने अलग कर लिया, ठीक है। और इसी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को हमने क्या किया, इसी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को हमने किसी भी इकोलाई या बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करवा दिया, किसी भी इकोलाई या बैक्टीरिया के अंदर उसके सेगमेंट, उसके डीएनए जो होगा उसमें हमने इसको जोड़ दिया। और जोड़ने के बाद में हम क्या करेंगे इसको, फिर उसके बाद में नए जो ऑर्गेनिज्म होगा जिसमें हमें जीन ट्रांसफर करवानी है या डीएनए ट्रांसफर करवाना है, उसके लक्षण कैरेक्टर चेंज करने के लिए, अभी उसका भी एग्जांपल बात करेंगे। तो उसके नेक्स्ट जो ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर इसको हम क्या करवा देंगे, ट्रांसफर करवा देंगे। किसी ऑर्गेनिज्म से हमने क्या निकाला, यहाँ पे डीएनए सेगमेंट निकाला, ठीक है, या जीन निकाला, उसको इकोलाई में ट्रांसफर किया, ठीक है, और उसको फिर क्या कर दिया हमने, ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करवा दिया। अब क्यों किया है ऐसा, देखो इंसुलिन के एक उदाहरण से समझते हैं हम। इंसुलिन आपको पता है, इंसुलिन जो है आप अभी प्रेजेंट टाइम पे काफी ज्यादा शुगर के पेशेंट जो है या डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं वो काफी ज्यादा परेशान है, जो कि क्या लेते हैं इंसुलिन, उनकी बॉडी के अंदर इंसुलिन की मात्रा जो है वो कम हो जाती है। पैनक्रियाटिक जो ग्लैंड होती है वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करना कम कर देती है, जिससे आपकी बॉडी के अंदर शुगर लेवल बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और आपको जो है किस नाम से जाना जाता है, डायबिटिक पेशेंट के नाम से। तो उसी को कंट्रोल में करने के लिए आपकी बायोटेक्नोलॉजी काफी ज्यादा यहाँ पे जो है योगदान देती है। देखिए कैसे कि पहले हुआ क्या होता यह था कि इंसुलिन को निकालने के लिए आपके गाय वगैरह है, सुअर वगैरह है, तो इनके पैनक्रियाटिक जो
है उनको निकाल के और उसको उसमें से पेनक्रियास या फिर आप कह सकते हैं इंसुलिन को निकाला जाता था और उसी इंसुलिन को बोतल में भर के पैक करके और डायबिटिक पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता था। ठीक है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है क्योंकि आपके काम आ रही है यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी, जो कि बेस्ट टेक्निक है। ठीक है, एक से बढ़ के एक बेस्ट टेक्निक जो है इसके अंतर्गत आते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत। तो देखते हैं यहाँ पे जो इंसुलिन है आजकल क्या होता है कि किसी भी इकोलाई या बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करवा दिया जाता है। ठीक है, जैसे इंसुलिन का जीन आपकी बॉडी के अंदर है, सपोज करो। ठीक है, इंसुलिन का जीन आपकी बॉडी के अंदर है। अब इसको मुझे क्या करवाना है, इस जीन को अलग करके, इस जीन को सपोज करो ये आपके जीन है इंसुलिन की, इस जीन को अलग करके मैं क्या करूंगा, इकोलाई में ट्रांसफर कर दूंगा, इकोलाई में ट्रांसफर कर दूंगा। और ये इकोलाई क्या करेगा, इसको इसकी कई सारी कॉपीज बनाएगा। इसका जो अपने पास में यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, जैसे सपोज करो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए डबल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है ये। तो यहाँ से मैंने इस जीन को इसमें जोड़ दिया है और जोड़ने के बाद में इसमें ट्रांसफर है ही सही है, तो इसकी क्या करेगा, कॉपीज बनाएगा। और इन कॉपीज में से मैं क्या कर लूंगा, इस इंसुलिन वाली जीन को मैं अलग कर लूंगा और इससे क्या प्राप्त कर लूंगा, मैं इंसुलिन काफी ज्यादा मात्रा में मैं यहाँ से प्राप्त कर लूंगा और आपके जो डायबिटिक पेशेंट है उनको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इस तरीके से जो है आप आज की जो टेक्निक है वो इतनी फास्ट और बेस्ट है, तो इक्वलाइज को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस चीज से। ठीक है, लेकिन आप जैसे ही गाय या सुअर को मारकर निकालते थे तो काफी ज्यादा जो है वहां से डायबिटिक पेशेंट के अंदर एलर्जी भी वहां से प्रोड्यूस होती थी। तो ये सारी चीजें जो है अभी खत्म कर दी गई है। और एक जो है आप किसी भी व्यक्ति डायबिटिक पेशेंट को बचाने के लिए किसी जीव की हत्या कर रहे हो, ठीक है, तो ये सही नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू इस तरीके की टेक्निक को जो है यूज में लाने के लिए निर्देशित किया है सभी संस्थान को। तो इस तरीके से आज की वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं, बाकी फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी लोग